इश्क बगावत दिल संभल जा ज़रा। एपिसोड नंबर 7। अब तक आपने पढ़ा। गुनगुन ने अपनी बुआ को फ़ोन किया और उसे सारा मामला समझाया, लेकिन बुआ, जो कि इसी ताक में थी कि कब वो अपना बदला ले और प्रताप परिवार को हिला कर रख दे। आइए देखते हैं कि बुआ गुनगुन को क्या पट्टी पढ़ाती है। चलिए जानते हैं अब आगे। दूसरी तरफ से गुनगुन की बुआ बोली, तेरी छोटी बहन नहीं है वो, भूल मत कि वो तेरी सगी बहन नहीं है। अरे मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि अभय भैया हमेशा अपने सगे बच्चों का भला चाहेंगे, तेरा भला नहीं। देखा, तभी तो उस रुद्रांशी की शादी अथर्व से कराकर उसे राजस्थान की हुक्मरानी सा बनाने का सपना देख लिया उन्होंने, और उसे पूरा भी कर दिया। मैंने सुना है जल्द ही राज्याभिषेक होने वाला है। असलियत में तो गुनगुन की बुआ राज्याभिषेक की सारी डिटेल्स निकलवाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने भी राज्याभिषेक के दिन एक बहुत बड़ा धमाका करने की प्लानिंग कर दी थी। लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि राज्याभिषेक कितनी तारीख को होगा, कब होगा और कहाँ और कैसे होगा, क्योंकि यह बात गोपनीय रखी गई थी। गुनगुन बोली, राज्याभिषेक अब में 1 हफ्ते बाद होने वाला है बुआ, पर कहाँ होने वाला है ये बात तो अभी तक बताई नहीं। आज हॉल में इसी बात को लेकर डिस्कशन हो रहा था, लेकिन राज्याभिषेक से पहले पहले ही मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रुद्रांशी और अथर्व का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए और अथर्व मेरा हो जाए। मैं अथर्व से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अथर्व को रुद्रांशी का होते हुए नहीं देख सकती। आप कुछ तो करिए बुआ। गुनगुन की बुआ बोली, तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक प्लान बताती हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। गुनगुन ने जैसे ही अपनी बुआ के मुंह से यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर खुशी से चमक बढ़ चुकी थी। गुनगुन बोली, हाँ बुआ बताओ, क्या करूँ मैं ऐसा। गुनगुन की बुआ बोली, तू सुन, अगर औरत चाहे तो अपने त्रिया चरित्र से ऐसा खेल रच सकती है कि उसका वह त्रिया चरित्र अच्छे अच्छों को उसके काबू में ला सकता है। अब एक ऐसा त्रिया चरित्र रच जिससे अथर्व तेरी मुट्ठी में आ जाए, और अथर्व अगर नहीं भी आ पाया तो उसका पूरा परिवार तेरी मुट्ठी में आ जाए। कुछ ऐसा कर जिससे मजबूरन अथर्व को तेरे साथ शादी करनी पड़े। तभी गुनगुन बोली, पर क्या करूं बुआ ऐसा, और जब तक अथर्व और रुद्रांशी का डाइवोर्स नहीं होगा तब तक मेरी और अथर्व की शादी मान्य नहीं होगी। गुनगुन की बुआ बोली, उसकी चिंता तू मत कर, उसके लिए तेरी बुआ बैठी है ना। उसके बाद बुआ जी ने गुनगुन को एक ऐसा प्लान बताया जिसे सुनकर गुनगुन के चेहरे पर खुशी आ गई। तो वहीं दूसरी ओर कमरे में शिवांग यही सोच रहा था कि गुनगुन इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन से किसी से बात करने लगा। दूसरी ओर से कॉल रिसीव हुआ तो शिवांग बोला, हेलो, कहाँ हो तुम अभी। दूसरी ओर से आवाज़ आई। वह आवाज़ बोली, सर मैं अभी किसी से मिलने आया हूँ, कुछ ज़रूरी काम है क्या। तभी शिवांग बोला, हाँ बहुत ज़रूरी काम तो है, पर अगर तुम किसी से ज़रूरी मिलने गए हो तो बाद में बात करते हैं। शिवांग ने इतना कहा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नहीं नहीं सर, मैं जिससे मिलने आया हूँ वह अभी तक आई नहीं है, आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। शिवांग बोला, ठीक है तो सुनो, तुम्हें किसी पर नज़र रखनी है, जितना हो सके उतनी ज़्यादा डिटेल्स में नज़र रखनी है। फ़ोन कॉल, मैसेजेस, चैट्स हैक कर सकते हो तो करो, लेकिन इतना याद रखना ये लीगल नहीं इलीगल है। दूसरी ओर से आवाज़ आई, सर आप चिंता मत करिए, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वैसे भी कॉलेज टाइम में आपने मेरी बहुत मदद करी है, आप तो मेरे आइडल हैं सर। दूसरी ओर से शिवांक बोला, मुझे सर मत कहो, और कॉलेज खत्म हो चुका है, तुम एक कंपनी के मालिक हो और अभी भी मुझे सर कहते हो। तो दूसरी ओर से वह आदमी बोला, मैं चाहे कितनी भी अच्छी पोस्ट पर क्यों ना चले जाऊं, कितनी भी कंपनियां क्यों ना खड़ा कर लूं, पर आप मेरे लिए हमेशा मेरे आइडल रहेंगे। आपको याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और एग्ज़ाम में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे, तब आपने मेरी कितनी हेल्प की थी। आपने मुझे नोट्स प्रोवाइड कराए, मेरी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई, और यहाँ तक कि मुझे पढ़ाई में हेल्प भी करी। सर एग्ज़ाम तो आपके ही होने वाले थे ना, पर आपने अपने साथ साथ मेरे एग्ज़ाम की टेंशन भी ली। आपके लिए तो मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूँ, सब कुछ कम होगा। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, इस मुकाम पर पहुँचने के लिए आपने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है। दूसरी ओर से शिवांग बोला, बस बस आप सैंटी बातें मत कर, तू रुद्र का सबसे अच्छा दोस्त है, और रुद्र मेरा छोटा भाई है, और रुद्र का दोस्त मतलब मेरा भी दोस्त, इसलिए मुझे भाई बोला कर, सर नहीं, समझा अभिनव। दूसरी ओर से अभिनव बोला, ठीक है भाई, अब ठीक है। शिवांग बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन।
इतना कहकर शिवांग ने अभिनव को गुनगुन की सारी बात बता दी। अभिनव तो इस बात से हैरान था कि एक बहन अपनी ही छोटी बहन का घर कैसे उजाड़ सकती है, लेकिन जब शिवांग ने उसे बताया कि गुनगुन रुद्रांशी की सगी बहन नहीं है तो अभिनव को सारा मामला समझ में आ गया। अभिनव ने शिवांग को आश्वासन दिया कि वो शिवांग का ये काम जरूर करेगा। अभिनव बोला, भाई अब आप चिंता मत करो, मैं गुनगुन पर अपनी पैनी नजर रखता हूँ, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखूंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब उसके नीचे से बाजी पलट गई। फिलहाल मैं आपको उसकी चैट डिटेल्स, कॉल डिटेल्स और मैसेज डिटेल्स भेज देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वह अभी क्या कर रही है और उसका इन सब में कौन साथ दे रहा है। अगर मुझे कुछ सस्पिशियस लगता है जो इंसान उसकी मदद कर रहा है, मैं उसकी भी कॉल डिटेल्स, चैट डिटेल्स आपको भेज दूंगा। शिवांक बोला, वेरी गुड, ठीक है, अब मैं बाकी चीज़ों पर फोकस करता हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि गुनगुन राज्याभिषेक से पहले ही कुछ ना कुछ तो तिगड़म बैठाएगी। एक बार अगर रुद्रांशी को हुक्मरानी सा का पद मिल गया तो गुनगुन का उस पद पर बैठ पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये खानदान का रिवाज है कि अगर एक बार किसी राजा की रानी को हुक्मरानी सा का पद मिल जाता है तो उस राजा की दूसरी रानी कभी उस पदवी पर नहीं बैठ सकती, ना ही दूसरी रानी से पैदा हुए बच्चे उस पदवी के अधिकारी होते हैं। तभी अभिनव बोला, तो इसका मतलब अगर सभी के सामने रुद्रांशी भाभी को हुक्मरानी सा बना दिया तो गुनगुन का पत्ता हमेशा के लिए साफ। शिवांग बोला, हाँ बिल्कुल सही समझा तुमने। अभिनव फिर बोला, और अगर राज्याभिषेक से पहले ही गुनगुन ने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिसमें रुद्रांशी भाभी और भाई का रिश्ता टूट जाए तो गुनगुन हुक्मरानी सा बन जाएगी और फिर रुद्रांशी भाभी जो कि अथर्व भाई सा की पहली पत्नी है, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। शिवांग बोला, शुभ शुभ बोल अभिनव। अभिनव बोला, शुभ शुभ बोल रहा हूँ भाई, आप चिंता मत करो, हमारी सिर्फ एक भाभी है और उसका नाम है रुद्रांशी भाभी। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ न कुछ तिगड़म तो जरूर बैठाऊंगा और ये गुनगुन का खेल खत्म करके रहूंगा। शिवांग बोला, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, कुछ भी अपडेट हो तो मुझे तुरंत बताना। इतना कहकर शिवांग ने फ़ोन कट कर दिया। तो वहीं अभिनव शिवांग की बातें सुनकर अपने काम में लग चुका था। अब शिवांग अकेला नहीं था, गुनगुन के साथ अगर उसकी बुआ ने मिलकर प्लान बनाया था तो शिवांग के साथ इस समय अभिनव था, जो कि एक प्रोफेशनल हैकर था। खुद की एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी होने के साथ साथ उसे हैकिंग का बहुत अच्छा नॉलेज था। आखिर वह यूनिवर्सिटी में टॉपर जो था। अपनी बुआ से बात करने के बाद गुनगुन तो सो चुकी थी, ये सोचकर कि अब शिवांग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही में उसके प्लान की भनक शिवांग को अब तब पड़ेगी जब तक उसका प्लान कामयाब हो चुका होगा। लेकिन गुनगुन इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि शिवांग ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। उसे मात देने के लिए शिवांग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूसरी ओर आकृति, जो कि तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कमरे में जा चुकी थी, कमरे का दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेटी सोने का नाटक कर रही थी। रात गहरी होती जा रही थी, हर कोई सो चुका था। तभी दबे पांव आकृति के कमरे की बालकनी में कोई लटकता हुआ आदमी आकृति के कमरे के अंदर घुस आया। आकृति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह इंसान आकृति के बेड के पास बैठा हुआ था। आकृति को अंदाजा हुआ कि कोई तो उसके कमरे में आ चुका है। रात के अंधेरे में चांदनी रोशनी में आकृति ने अचानक लाइट जलाने की कोशिश की तभी किसी ने उसके हाथों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आकृति कुछ सोच और समझ पाती और चिल्ला पाती तब तक उसके मुंह पर किसी ने अपना ताकतवर हाथ रखकर उसे बेड पर ही धराशायी कर दिया। आकृति बड़ी बड़ी आंखों से यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह कुछ समझ पाती तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ आकृति के कानों के बेहद करीब थी। वह बोली, एक शब्द मुंह से मत निकालना, नहीं तो मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ इसके बारे में घर वालों को भी जवाब देने लायक नहीं बचोगी। आकृति को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन वह इस एहसास और इस छुवन से और इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। उसे जो लग रहा था वह अभी तक इस बात पर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थी कि यह वही इंसान है जिसे वह सोच रही है। लेकिन आकृति को सोच कुछ समझ पाती उस इंसान ने फिर कहा। वह इंसान आकृति से बोला, कब तक मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगी और कब तक घर वालों को यूं बेवकूफ़ बनाकर तबीयत खराब होने का बहाना करके मुझे इग्नोर करोगी। आकृति इतना सुनकर समझ गई कि ये कौन है। वह इंसान अभी भी आकृति के मुंह पर अपने हाथों को रखकर उससे बात कर रहा था। उसे डर था कि कहीं आकृति चिल्ला ना जाए। आकृति ने उस इंसान के हाथों को अपने मुंह से हटाने की कोशिश की तो वह आदमी फिर आकृति से बोला। वह आदमी बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मुझे देखने की? कहो तो मैं ही लाइट ऑन कर देता हूँ, फिर आराम से मुझे देख लेना। इतना कहकर उस आदमी ने बेड के किनारे जो लैंप था उसकी लाइट ऑन कर दी।
लैंप की रोशनी में आकृति उस इंसान का चेहरा अच्छे से देख सकती थी। आकृति को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। जिस इंसान से वह दूर भाग रही थी वो इंसान उसी के कमरे में, उसी के बिस्तर के पास खड़ा उसी को पकड़े हुए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आकृति ने उस इंसान को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो इंसान बोला, क्यों, तुमने किसी और की उम्मीद की थी क्या? आकृति गुस्से से बोली, तुम मेरे कमरे में ऐसे नहीं आ सकते हो। वह इंसान बोला, क्यों नहीं आ सकता? आखिर मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारे साथ इस कमरे में रहने का। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? आकृति बोली, झूठ बोल रहे हो तुम, और जाओ यहाँ से, किसी ने अगर देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वह इंसान फिर बोला, कोई तब देखेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस रूम में हूँ। और कौन बताएगा किसी को कुछ भी? तुम। अगर तुम उन्हें बताओगी तो तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा कि मैं इस रूम में क्यों आया हूँ, तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है और तुम मुझे कैसे जानती हो। आकृति बोली, देखो रुद्रांश, बस बहुत हुआ, प्लीज कमरे से बाहर जाओ। रुद्रांश बोला, ठीक है, मैं दरवाजे से बाहर जाता हूँ। आकृति बोली, स्टॉप इट रुद्रांश, जहाँ से आए थे वहीं से बाहर जाओ, दरवाज़ा तो बंद है, तो तुम आए कहाँ से? रुद्रांश बोला, बालकनी का दरवाज़ा खुला था, वहीं से आया हूँ। आकृति बोली, तो वहीं से वापस अपने कमरे में जाओ, और हाँ, जिस तरीके से लटकते लटकते आए हो, अगर कहीं गिर गए तो मुझसे कुछ मत बोलना, उम्मीद भी मत करना कि तुम्हें आकर चेक करूंगी मैं। इतना कहकर आकृति ने रुद्रांश को धक्का देना चाहा तो रुद्रांश ने आकृति को अपनी ओर खींचा और उसे बेड पर पटक कर उसके ऊपर आ गया। रुद्रांश बोला, तुम डॉक्टर हो और डॉक्टर का फर्ज होता है मरीज की देखभाल करना, उसको ठीक करना और उसके अलावा उसका इलाज कराना, तो मुझे तो तुम्हें देखना पड़ेगा। आकृति बोली, मैं प्रैक्टिस डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख सकती। अगर तुमको लटकने का और गिरने का इतना ही शौक है तो बता दो, भाई से कहकर तो हमारे फैमिली डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दूंगी। तभी आकृति ने इतना कहा ही था कि रुद्रांश अभी भी उसके ऊपर चढ़ा उससे बोला। रुद्रांश बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी देखो ना, मौसम कितना रोमांटिक है, चांदनी रात है और हम दोनों इस तरीके से लेटे हुए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? आकृति बोली, स्टॉप इट रुद्रांश, प्लीज़ बंद करो अपना ये तमाशा और उठो मेरे ऊपर से। रुद्रांश बोला, क्यों हटूं? आखिर मेरी बीवी हो तुम, हक बनता है मेरा। आकृति बोली, मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ, आई बात समझ में? रुद्रांश बोला, ये क्या बात हुई अमृता? भूल गई वो कस्में, वो वादे, वो शादी जो हम दोनों की मनाली में हुई थी? तो उस हिसाब से तो तुम मेरी पत्नी हुई। अमृता बोली, मेरी शादी जिससे हुई थी उसका नाम रुद्र था, रुद्रांश नहीं, और मेरा नाम आकृति है, अमृता नहीं। रुद्रांश बोला, तो ठीक है, असली नाम से शादी कर लेते हैं। जब जिसकी शादी होगी उसका नाम रुद्रांश होगा और रुद्रांश की शादी जिसके साथ होगी उसका असली नाम आकृति होगा, अमृता नहीं। आकृति बोली, जब रुद्र और अमृता नाम के कोई इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो उस शादी का कोई महत्व नहीं, और वैसे भी मैं नहीं मानती उस शादी को, हम दोनों ही नशे में थे उस दिन। रुद्रांश बोला, तो क्या नशे में तुम इस हद तक किसी भी मर्द के करीब चली जाती हो जैसे उस रात मेरे करीब थी? रुद्रांश ने इतना कहा कि अमृता ने गुस्से में रुद्रांश को देखा और धक्का दिया। रुद्रांश से संभल नहीं पाया और बेड की दूसरी तरफ गिर गया, लेकिन उसमें इतनी फुर्ती थी कि उसने आकृति, जो कि उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उसे अपने ऊपर गिरा लिया। आकृति, जो कि रुद्रांश के इस बात से बेहद गुस्से में आ चुकी थी, उसने आव देखा न ताव एक जोरदार थप्पड़ रुद्रांश के गाल में लगा दिया। अपने गालों में थप्पड़ पड़ते ही रुद्रांश बहुत गुस्से में आ गया। उसने आकृति को दोबारा से अपने नीचे लेटाया और उसे गुस्से से देखने लगा। आकृति बेबस और लाचारों की तरह बस रुद्रांश को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्रांश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बेहद गुस्से में है। रुद्रांश आकृति को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। थोड़ी देर में रुद्रांश पूरी तरीके से आकृति के ऊपर हावी हो गया और आकृति कितना कुछ न कर सकी, पर उसने एक कोशिश करी और वो धीरे से रुद्रांश की ओर देखकर बोली। आकृति बोली, रुद्रांश बस करो, बहुत हो गया। रुद्रांश ने आकृति की आवाज़ सुनी तो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। साथ ही में रुद्रांश समझ गया था कि आकृति बहुत ज़्यादा दर्द में है, लेकिन वह आकृति की ओर देखकर बोला, तुम अभी से डर गई? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आकृति ने रुद्रांश को अपने ऊपर से हटाया और बोली। आकृति बोली, कुछ नहीं होना बाकी है रुद्रांश, हमारे बीच जो था वो सिर्फ एक गलती थी, पर मैं वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहती हूँ। तुम मेरे नहीं हो। रुद्रांश बोला, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आकृति बोली, सब झूठ है।
अपना ये दिखावा बंद करो, मैंने खुद सुना था तुम्हें ये कहते हुए कि तुम इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं हो। पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस समय कि मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता देती तो तुम्हारा ये गिरा हुआ चेहरा मेरे सामने कैसे आता। यह बात सुनकर रुद्रांश गुस्से में आ गया। रुद्रांश ने आकृति के होंठों पर जबरदस्ती अपने होंठ लगाकर उसे दर्द देना शुरू किया। आकृति कुछ न कर सकी। रुद्रांश आकृति की ओर देखकर बोला, जो सोचना है तुमने सोच सकती हो तुम। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना याद रखना कि तुम मेरी बीवी हो। आकृति बोली, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, वो शादी सिर्फ और सिर्फ दिखावटी शादी थी। रुद्रांश बोला, दिखावे की शादी? पर शादी तो हुई थी ना, और हमारी सुहागरात भी हुई थी। मानता हूँ उस रात हम दोनों नशे में थे, तो चलो एक काम करते हैं, आज अपनी सुहागरात मना लेते हैं। आकृति रुद्रांश से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्रांश के मजबूत हाथ आकृति को खुद के नीचे करे हुए लेटने पर मजबूर कर रहे थे। आकृति ने रुद्रांश की ओर गुस्से से देखते हुए कहा। आकृति बोली, बस करो रुद्रांश, बहुत हुआ। कितनी बार कहूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ कोई रिश्ता। ज़बरदस्ती है क्या? मुझे ज़बरदस्ती के बंधन बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़बरदस्ती के रिश्ते में रहने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं, पर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता कभी कायम ना करूं। और वो रात सिर्फ एक गलती थी, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। बेहतर होगा कि हम दोनों अपने अपने रास्ते हो जाएं। वैसे भी मेरी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कहीं से कहीं तक नहीं चाहती हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। रुद्रांश आकृति के इन शब्दों को बर्दाश्त न कर सका और गुस्से से खड़ा हुआ और आकृति की तरफ देखते हुए बोला, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ आकृति, और मुझे उस गलती का एहसास है। मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आकृति बोली, बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। रुद्रांश बोला, मानता हूँ मेरी गलती थी, पर मेरा यकीन करो मैं तुमसे प्यार करने लगा था, इसलिए तुम्हें पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से न जाने तुम कहाँ गायब हो गई, और मिली भी तो कब? मेरी बहन की शादी में। सोचा था तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को छलनी छलनी करके रख दिया है। बस अब बहुत हुआ। तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं, तो ठीक है, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने की कोशिश भी नहीं करूंगा। यही तो चाहती हो तुम? आकृति बोली, हाँ यही चाहती हूँ मैं, कि तुम मेरी ज़िंदगी में कभी वापस ना हो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी? पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारे लिए ये प्यार बस एक फरेब है, जो सिर्फ तुम अपने बदले के लिए कर रहे हो। हाँ, मैं भी प्यार करने लगी थी तुमसे, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का खून कर दिया। तुम तो बस अपना बदला लेकर वहाँ से भागना चाहते थे, तो अब क्यों आए हो मेरे पास? नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हारा साथ अब। और क्या फ़ायदा ऐसे साथ का जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तब तुम साथ खड़े ना होकर गैरों को गले लगा लो। बस बहुत हुआ। ज़रूरी नहीं कि एक लड़की की पहचान एक लड़के के सहारे हो, और अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्रांश बोला, आकृति मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी। क्या तुमने कभी सुना है एक लड़की अकेले सबको संभाल सकती है? तुम्हारे भाई को मेरी बहन की ज़रूरत थी, वैसे ही तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है। ये सुनकर तो आकृति का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। आकृति गुस्से से रुद्रांश की ओर देखकर बोली। आकृति बोली, मिस्टर रुद्रांश प्रताप सिंह, मैं आकृति सिंह राठौर हूँ। मैं अपनी किस्मत लिखना, अकेले चलना और अपने दम पर कुछ भी कर गुजरने का हौसला और हुनर दोनों रखती हूँ। तुम्हें क्या लगा था तुमने एक बार बेसहारा लड़की को छोड़ दिया है? मैं बेसहारा नहीं हूँ, इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि खुद कमा कर खा सकती हूँ, साथ ही मैं ज़रूरत पड़ने पर अपने परिवार का पेट भी पाल सकती हूँ। और रही बात मेरे भाई की, तो उनको खुद से कंपेयर भी मत करना, क्योंकि तुम में और भाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रुद्रांश ने जब खुद को अथर्व से कंपेयर करा तो आकृति का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। गुस्से में आकृति रुद्रांश की ओर देखकर फिर बोली, मेरे भाई को खुद से कंपेयर भी मत करो, क्योंकि तुम में और भाई सामने ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रुद्रांश ने जैसे ही ये सुना तो वो बोला, अच्छा क्या अंतर है, बताना ज़रा। तुम्हारे भाई ने भी तो मेरी बहन को मोहरा बनाया, उससे शादी की सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए। क्या मेरी बहन की कोई फीलिंग्स नहीं थी जो तुम्हारे भाई के हिसाब से चले? जब मन तब शादी कर ली, जब जिससे मन तोड़ दी। आकृति बोली, मेरे भाई साहब ने ज़बरदस्ती या किसी बदले के लिए तुम्हारी बहन से शादी नहीं की थी। मेरे भाई साहब प्यार करते थे तुम्हारी बहन से, और अभी भी बहुत करते हैं। उनकी इज्जत करते हैं, उनके स्वाभिमान की, उनके मान सम्मान की रक्षा करने में पीछे नहीं हटते।
इसलिए मेरे भाई को अपने आप से कंपेयर तुम ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि तुम अथर्व भाई सा जैसे बन ही नहीं सकते हो। भले ही भाभी सा और भाई सा की शादी किसी भी हालत में क्यों ना हुई हो, लेकिन उन्होंने भाभी को अपने सर आंखों पर बैठा कर रखा हुआ है। उन्होंने कभी भी भाभी से ये नहीं कहा कि वो अपनी आइडेंटिटी छोड़कर उनके साथ चले, बल्कि वह भाभी सा का साथ निभा रहे हैं हर कदम पर। और तुमने क्या किया? तुम तो भाग खड़े हो गए थे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की जगह। रुद्रांश बोला, मानता हूँ मैं भाग खड़ा हुआ था, लेकिन अब आया हूँ ना तुम्हारे पास, वो सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ आकृति, मुझे एक चांस दो, एक मौका दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा, एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर रुद्रांश ने आकृति का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। आकृति ने यह सुना तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर आकृति ने रुद्रांश का हाथ झटक दिया। आकृति रुद्रांश की ओर देखकर बोली, तुमने मुझे समझा क्या है? मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ और ना ही इतनी गई गुजरी हूँ कि तुम पर डिपेंड रहकर जिंदगी भर रोती रहूं। ये बातें करके तुमने मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई थी, और मेरे स्वाभिमान को कोई चोट पहुंचाए मैं ये बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हूँ। वो परियों वाली कहानियों में तुम जिंदा रहते हो, जिसमें मर चाहे कुछ भी करे, लास्ट में औरत को उससे प्यार हो ही जाता है। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तुम मेरे स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते तो प्यार इस जन्म में तो क्या, मुझे आने वाले किसी जन्म में नहीं होगा तुमसे, समझे तुम? और तुमने मेरे स्वाभिमान की तो धज्जियां उड़ा कर रखी हैं। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भले ही उस रात नशे में हम दोनों के बीच रिश्ता कायम हुआ था, लेकिन मैंने उस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश की। और तुमने क्या किया? तुम्हारे लिए वो सब कुछ एक मजाक था, एक टाइम पास था। तुम तो इस जिम्मेदारी को उस समय निभाना ही नहीं चाहते थे। तो जब तुम उस समय इस जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहते थे, तो अभी जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेने का कोई मतलब नहीं होता। मैं वो लड़की नहीं जिसके साथ उसका पति कुछ भी करे और वो उसकी जातियों को बर्दाश्त करके उसी से प्यार करे। मैं वो लड़की हूँ जिसके स्वाभिमान पर अगर उसका पति चोट पहुँचाए तो अपने पति को छोड़ दे। एक लड़की के लिए उसके स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। जैसे एक आदमी को उसका स्वाभिमान प्यारा होता है, वैसे ही एक औरत को भी उसका स्वाभिमान बहुत प्यारा होता है। हम कोई राह से उठाई हुई लड़कियां नहीं होती। जितना प्यार तुम्हारे माँ बाप तुमसे करते हैं, उतना ही प्यार एक लड़की के माँ बाप भी उससे करते हैं। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते। जैसे परवरिश एक लड़के की जाती है आज के ज़माने में, वैसे ही परवरिश एक लड़की की जाती है। तो जब बात किसी के स्वाभिमान की आए तो लड़कों को स्वाभिमान का दर्जा हमेशा ऊंचा क्यों और लड़कियों के स्वाभिमान को पैरों से क्यों कुचला जाता है? बताओ, तुमसे पूछती हूँ मैं। रुद्रांश बोला, हाँ, क्योंकि मैं गुस्से में था। मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। आकृति बोली, मैंने थप्पड़ मारा क्योंकि तुम्हारे दोस्तों की गलती थी और तुमने उनको बढ़ावा दिया। मैं तो पार्टी एंजॉय कर रही थी, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने मेरे साथ बदतमीजी की और जब मैंने उनकी शिकायत करनी चाही तो तुमने उल्टा मुझे ही सुना दिया, ये कहकर कि मेरी जैसी लड़कियों को लड़के फंसाने के लिए उन पर झूठा आरोप लगा देती है। फिर जब तुम्हारे ही दोस्त तुम्हारे सामने मेरे साथ बदतमीजी करने लगे तो तुम उसे देखकर खुश हो रहे थे। मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर यही सब तुम्हारी बहन के साथ हो रहा होता तब क्या सही होता? तुम्हारी बहन के साथ हो तो गलत, किसी और के बहन के साथ हो तो सबका राइट तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मिल गया क्या? तुम्हें वो थप्पड़ मारा क्योंकि तुम्हारी गलती थी, पर तुम खुद उस थप्पड़ खाकर खुद से आपे के बाहर हो गए और तुमने बदले की ठानी। आकृति की बातों से रुद्रांश बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो बार बार उससे माफी मांग रहा था, लेकिन आकृति तो मानो उसे माफ करने के मूड में थी ही नहीं। आकृति वो सब दर्द उसे देना चाहती थी जो आकृति को इन 2 सालों में हुआ। इन 2 सालों में वह रुद्रांश का धोखा भूल नहीं पाई थी। तो वहीं आकृति की इन बातों से चिढ़कर रुद्रांश भी गुस्से से बोला, हाँ, मैंने लिया बदला और क्यों ना लेता उस थप्पड़ का बदला मैं, पर मुझे अब अपनी गलती का एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढकर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहता था। लेकिन उस दिन के बाद से तुम न जाने कहाँ गायब हो गई। तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। आकृति बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतना सब करने के बाद मुझसे माफ़ी मांगने आते तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती? देखो रुद्रांश, मैं इतनी भी महान नहीं हूँ, ना मुझे शौक है उन महान लड़कियों की तरह महान बनने का। मेरे लिए गलत गलत होता है और सही सही। तुमने गलती करी और अब ना मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना है, ना ही तुमसे मिलना है और ना ही बात करनी है। बेहतर होगा कि तुम मुझसे बहुत दूर रहो। आकृति ने इतना कहा तो रुद्रांश फिर मुंह लटका कर उदास होकर बोला। रुद्रांश आकृति से बोला,
मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रहा हूँ ना आकृति, क्यों फालतू के नखरे दिखा रही हो? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो उसकी भावनाओं की कद्र करो ना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आकृति बोली, ठीक है फिर माफ़ कर देती हूँ तुम्हें, लेकिन आगे से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें माफ़ करने के बाद तुम्हें मेरे साथ कुछ भी करने का राइट मिल गया है तो मिस्टर तुम गलत हो। रुद्रांश बोला, क्यों नहीं मिल सकता तुम्हारे साथ प्यार से रहने का राइट? मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग तो रहा हूँ और तुम मुझे माफ़ कर तो रही हो। तभी आकृति ने रुद्रांश की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकृति फिर बोली, वाह मिस्टर रुद्रांश प्रताप सिंह, क्या लॉजिक है तुम्हारा। मैंने तुम्हें थप्पड़ क्या मारा, तुमने उसका बदला मेरे साथ वो रात गुजार कर लिया। तुम्हारे लिए वो शादी, वो सब कुछ एक टाइम पास थी, मजाक थी। तुम्हारे लिए वो रात तुम्हें थप्पड़ के बदले का एक जरिया लगी, पर मेरे लिए वो सब कुछ था। एक लड़की अगर अपने आप को किसी को सौंपती है तो उसका मतलब होता है वो लड़की उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती है। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। मैंने तुम्हें अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान, अपना मान सम्मान सब कुछ सौंप दिया, और तुमने मेरे स्वाभिमान को, मेरी इज्जत को, मेरे मान सम्मान को यूं ही पैरों तले कुचल दिया, सिर्फ अपने बदले के लिए। बस बहुत हुआ। तुम भले ही मुझसे शादी कर लो, जाकर दुनिया वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बता दो, लेकिन इतना याद रखना, तुमने मेरे साथ धोखा किया और उस हिसाब से तो मुझे बदला लेना चाहिए तुमसे। अगर तुम्हारा बदला सही है तो मेरा तुम्हें इग्नोर करना, तुमसे दूर जाने का फैसला लेना किस हिसाब से गलत है, बताओ। रुद्रांश के पास आकृति के सवालों का कोई जवाब नहीं था। आकृति फिर बोली, एक मर्द चाहे लड़की के साथ कुछ भी क्यों ना करे, अंत में परी कथा वाली कहानी के हिसाब से उस लड़की को उससे प्यार हो जाएगा। क्या किसी लड़के को इतना राइट है कि वो किसी लड़के के साथ ज़बरदस्ती करके उसे खुद से प्यार करने पे मजबूर कर दे? अगर एक लड़की की ना है तो सिर्फ ना होती है। रुद्रांश बोला, तो इसका मतलब तुम मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हो? आकृति बोली, तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं क्या, तब यकीन करोगे? जाओ रुद्रांश, मैंने तुम्हें तुम्हारी सज़ा से मुक्त किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। इस जन्म में तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मेरा प्यार, स्वाभिमान तुमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। इतना कहकर रुद्रांश वहां से गुस्से से चला गया। रुद्रांश को जाता देख आकृति की आंखों से आंसू निकले। आकृति बेड के किनारे पर ही रोने लगी। थोड़ी देर अच्छे से रोने के बाद वो उठी और उसने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर खुद से बोली। आकृति बोली, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। क्या रोने के लिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया था? मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ और ना ही उन लड़कियों में से हूँ जो अपने स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान को कुचलकर इस रिश्ते में वापस बढ़ जाए, जहाँ उसे आंसुओं के सिवा कुछ और ना मिले। मेरे सपने मेरी पहली प्रायोरिटी हैं, ना कि प्यार। इतना कहकर आकृति ने आज अपने दिल से रुद्रांश की सारी यादों को मिटा दिया था। तो वहीं रुद्रांश अपने कमरे में जा पछता रहा था कि उसने गुस्से और बदले की भावना में आकर आकृति जैसी लड़की को खो दिया। अब वह समझ चुका था कि वह लाख कोशिश भी कर ले पर वो आकृति के दिल में प्यार फिर से नहीं जगा सकता। शायद एक बार के लिए आकृति उसके साथ ज़िंदगी में आने के बारे में सोच भी ले, लेकिन वो आकृति पुरानी वाली आकृति हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिश्ते की डोर में अगर एक बार गांठ लग जाए तो वो गांठ जिंदगी भर रहती है। पर वो कुछ नहीं कर सकता था। लो जी, आकृति ने कर दिया हिसाब कि वो रुद्रांश से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो वहीं रुद्रांश को भी हो चुका है अंदाज़ा कि शायद अब आकृति को उसने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। सुबह हो चुकी थी। यह सुबह हर किसी की ज़िंदगी में एक नई सुबह लेकर आए, यही कामना हर कोई कर रहा था। तो वहीं आकृति भी नाश्ते की टेबल पर बैठी नाश्ते के लिए बैठ चुकी थी। हालांकि उसने रुद्रांश को पूरी तरीके से इग्नोर किया था, पर उसके चेहरे से यही लग रहा था कि मानो कल रात कुछ नहीं हुआ हो। तो वहीं अथर्व ने जब रुद्रांश और आकृति की ओर देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वो उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने अभी कुछ भी एक्शन न लेने का निर्णय किया। तो वहीं गुनगुन की नज़रें तो अथर्व पर ही टिकी हुई थी, पर कोई था जिसकी नज़रें गुनगुन पर टिकी थी। वो कोई और नहीं बल्कि शिवांग था, जो कि गुनगुन को हर हालत में मात देने के लिए गुनगुन पर नज़रें गड़ाए हुए था। थोड़ी देर में गुनगुन को भी इस बात का एहसास हो गया, पर वह अभी कुछ नहीं कर सकती थी। पर उसके दिमाग में उसकी बुआ द्वारा बताया गया प्लान तो चल रहा था। थोड़ी देर में अचानक शिवांग के फ़ोन पर किसी का कॉल आया।
खाने की टेबल पर अचानक शिवांग का फ़ोन बजा तो शिवांग सबको एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से चला गया। हालांकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि शिवांग खाने की टेबल छोड़कर कॉल अटेंड करने जाए, जबकि जब भी ऐसा होता तो शिवांग थोड़ी देर को कॉल को होल्ड पर रखकर खाना खत्म होने के बाद ही टेबल से उठता था। लेकिन आज अचानक शिवांग उठा तो सबको यही लगा शायद बहुत ज़रूरी काम है। इस वजह से शिवांग ने नाश्ते को छोड़ा। हालांकि शिवांग का खाना फिनिश हो चुका था, लेकिन रोज़ जितना नाश्ता शिवांग करता था, आज शिवांग ने उतने नाश्ते का सिर्फ आधा भाग खाया। थोड़ी देर में सभी लोग खाना खाकर वहाँ से उठ चुके थे, लेकिन गुनगुन जो कि अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आतुर थी, वह मन ही मन में यही सोच रही थी कि वो कैसे अथर्व को फंसाए। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसकी सोच से उसके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान आ गई। गुनगुन ने कुछ सोचा और जब अथर्व के आसपास कोई नहीं था तब अथर्व के रूम में गई और अथर्व की ओर देखकर बोली, अथर्व, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अथर्व बोला, हाँ गुनगुन कहो, क्या बात करनी है। अथर्व इस समय अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। गुनगुन बोली, दरअसल मुझे तुमसे ये कहना था, क्या तुम मुझे शिव गौरी मंदिर छोड़ दोगे। अथर्व ने जैसे ही यह सुना तो उसके लैपटॉप पर चलते हाथ रुक गए। अथर्व ने गुनगुन की ओर देखकर कहा। अथर्व बोला, शिव गौरी मंदिर, पर क्यों। गुनगुन बोली, दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि हमारे परिवार में कोई भी काम निर्विघ्न होगा तो मैं उस मंदिर में आकर शिव गौरी की पूजा करूंगी और मैं घर जाकर फिर मंदिर जाऊंगी तो हमारे लिए उल्टा पड़ जाएगा। हमारे घर से वो मंदिर काफ़ी दूर है और यहाँ से नज़दीक है, तो मैं सोच रही थी कि क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। तभी अथर्व ने गुनगुन की ओर देखा और फिर कुछ सोचने लगा। गुनगुन अथर्व को सोचता देख परेशान हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसका ये प्लान कामयाब नहीं होगा। अथर्व कुछ बोलता उससे पहले ही गुनगुन बोली, क्या हुआ अथर्व, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो तुम। हम तो फ्रेंड्स हैं ना, और इससे पहले भी हम दोनों एक साथ बहुत सी जगह गए हुए हैं। तभी अथर्व गुनगुन की ओर देखकर बोला। अथर्व बोला, इससे पहले की बात कुछ और थी गुनगुन, तब तुम मेरी दोस्त थी और अब हम दोनों के बीच एक रिश्ता है। तुम मेरी बीवी की बहन हो, तो हम एक काम करते हैं, रुद्रांशी को भी लेकर चलते हैं। गुनगुन ने जैसे ही यह सुना तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए, लेकिन मन ही मन में उसे बहुत गुस्सा आया। गुनगुन बेमन से लेकिन अथर्व के सामने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा आइडिया है, एक काम करते हैं, मैं रुद्रांशी से बात करती हूँ, तुम गाड़ी निकालो, हम तीनों साथ चले जाएंगे। और वैसे भी तुम दोनों नए जोड़े हो और शिव गौरी का आशीर्वाद देना तो बनता है ना। अथर्व बोला, थैंक यू सो मच गुनगुन, हमारे लिए इतना सोचने के लिए। देखो ना, हमारी शादी को टाइम हो गया और हम किसी मंदिर भी नहीं जा पाए। तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम रुद्रांशी से बात करो। गुनगुन ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से रुद्रांशी के कमरे में उससे बात करने के लिए चली गई। रुद्रांशी जो कि कमरे में बैठे अपने कॉलेज के कामों में लगी हुई थी, वो गुनगुन को अचानक अपने कमरे में देख गुनगुन से बोली। रुद्रांशी बोली, दी आप यहाँ, कुछ काम था मुझे बता देते, वैसे भी शाम को तो हमें घर के लिए निकलना ही है। गुनगुन बोली, हाँ इसलिए मैं कमरे में आई हूँ, तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रुद्रांशी बोली, कैसी ज़रूरी बात दी। गुनगुन बोली, दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि हमारे घर में कोई भी पहला काम निर्विघ्न हो जाएगा तो मैं मंदिर जाकर पूजा करूंगी। मैंने अथर्व से बोला तो अथर्व ने कहा कि मंदिर अकेले जाने का क्या फ़ायदा। फिर मेरे दिमाग में आया कि तुम दोनों नए जोड़े हो तो क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ मंदिर चलो, तुम्हारी पूजा भी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। रुद्रांशी बोली, कौन से मंदिर जाना है दी। गुनगुन बोली, शिव गौरी मंदिर, तुझे तो पता है ना उस मंदिर की कितनी मानता है। रुद्रांशी ने जैसे ही यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कब से शिव गौरी मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। रुद्रांशी गुनगुन की ओर देखते हुए बोली, वाह दी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं तो कब से वहाँ जाना चाह रही थी पर मुझे मौका ही नहीं मिला। थैंक यू दी, आपके कारण आज हमें मंदिर जाने का मौका मिलेगा। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और बड़ी माँ छोटी माँ को भी बता देती हूँ। एक काम करते हैं, हम आकृति और रुद्र और शिवांग भाई साहब को भी लेकर चलते हैं। जैसे ही गुनगुन ने शिवांग का नाम सुना तो उसका चेहरा सख्त हो गया। गुनगुन रुद्रांशी की तरफ देख कर बोली। गुनगुन बोली, रुद्रांशी ऐसे तो हमारी पिकनिक हो जाएगी और तुझे पता है ना, अगर हम सबको साथ लेकर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमें शाम को घर भी जाना है। इसलिए अच्छा है कि अभी तू और अथर्व चले, कुछ दिनों बाद हम विद फैमिली मंदिर चलेंगे। पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी और पूजा की पूजा हो जाएगी और दर्शन दोनों हो जाएंगे। अभी हम तीनों चलते हैं, जल्दी से पूजा करके घर भी आ जाएंगे। सबके साथ जाने में सबके बारे में सोचना पड़ता है और फिर बहुत दिनों बाद घर से बाहर जाएंगे तो पिकनिक करने का मन तो सबका ही करेगा ना, कहीं ज़्यादा देर ना लग जाए। मेरी मान तो एक काम करते हैं, अभी हम तीनों चलते हैं।
हाँ, अगर तुझे कोई दिक्कत है तो सबको लेकर चलते हैं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं तो बस बता रही थी क्योंकि शाम को हमें पगफेरों की रस्म के लिए घर भी जाना है। गुनगुन ने अपनी बात घुमा कर रख दी। साथ ही में उसने रुद्रांशी के दिमाग को भी घुमा कर रख दिया था कि अगर सब लोग साथ में जाएंगे तो हो सकता है कुछ ज़्यादा ही देर लग जाए। इसलिए उसने कुछ सोचा और फिर बोली। रुद्रांशी बोली, आपका कहना तो ठीक है दी, लेकिन अभी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और यहाँ हमें सबके बारे में सोचना पड़ता है। आप चिंता मत करिए, मैं दादी जी, माँ और छोटी माँ से बात कर लेती हूँ, हमसे ज़्यादा उन्हें इस बात का नॉलेज है। इतना कहकर रुद्रांशी वहाँ से चली गई। गुनगुन मन ही मन में सोच रही थी कि कहीं उसके प्लान में कोई अड़चन ना आ जाए, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर आज अपने प्लान को अंजाम देकर रहेगी। थोड़ी देर में रुद्रांशी, गुनगुन दोनों ही कमरे के बाहर आए। जैसे ही वह बाहर आई तो अचानक गुनगुन की टक्कर शिवांग से हो गई। गुनगुन गिरने ही वाली थी कि तभी उसे शिवांग ने पकड़ लिया। एक पल के लिए वो दोनों एक दूसरे में खो गए, लेकिन अचानक उन दोनों को अपनी नफरत याद आई तो दोनों ही हड़बड़ा उठे और खड़े हुए। गुनगुन शिवांग की ओर देखकर बोली, देखकर नहीं चल सकते क्या? आंखें हैं या बटन? शिवांग बोला, मेरे पास तो आंखें ही हैं, पर शायद तुम भूल गई हो, तुम्हारे पास बटन है। तो अब एक काम करो, आंखों का ऑपरेशन कराकर किसी इंसान की आंख लगा लो। गुनगुन गुस्से से बोली, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरे पास जानवर की आंखें हैं? शिवांग बोला, मैंने कब बोला जानवर की आंखें हैं? मैंने तो बस इतना कहा कि अपनी आंखें चेंज करवा लो। अब तुम खुद ही अपने आप को जानवर समझ रही हो तो इसमें मेरी क्या गलती? गुनगुन बोली, तुमसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही मेरा मूड है। तुम बस ये सोचो कि तुम मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कैसे रोकोगे। शिवांग बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम शेर हो? तो ये मत भूलना कि मैं सवा शेर हूँ। मेरी नज़र तुम पर हमेशा बनी हुई है गुनगुन। गुनगुन ने शिवांग की ओर तिरछी मुस्कान दी और वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई। गुनगुन वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई थी तो वहीं शिवांग गुनगुन को जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान रह रह कर शिवांग की आंखों के सामने आ रही थी। शिवांग गुनगुन की मुस्कान के पीछे के रहस्य को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह मन ही मन में इतना समझ गया था कि ज़रूर गुनगुन कुछ तो करने वाली है। इसलिए वह खुद से बोला। शिवांग बोला, इतनी आसानी से ये लड़की हार मान जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह कहते कहते वह हॉल की ओर चला गया, जहाँ दादी माँ और रागिनी जी और सौम्या जी थी। शिवांग वहाँ पहुँचा तो उसने देखा रुद्रांशी उन तीनों से कुछ बात कर रही है। तभी शिवांग सबकी ओर देखते हुए बोला। शिवांग बोला, क्या बात है? क्या गुपचुप बातें चल रही हैं, वो भी मेरे बिना? तभी सौम्या जी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल रुद्रांशी, गुनगुन और अथर्व शिव गौरी मंदिर जाना चाहते हैं, तो उसी के बारे में रुद्रांशी बात करने आई थी। जैसे ही शिवांग ने गुनगुन का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। शिवांग बोला, गुनगुन भी जा रही है साथ में? उसका वहाँ क्या काम? तभी रागिनी जी बोली, बेटा दरअसल गुनगुन ने मन्नत मांगी थी और ये ठीक भी है, इसी बहाने अथर्व और रुद्रांशी को शिव गौरी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तुम आराम से जाओ, लेकिन जल्दी घर आ जाना, शाम को तुम्हें पग फेरे के लिए अपने घर भी निकलना है। रुद्रांशी ने हाँ में सर हिलाया और सबको मुस्कुराते हुए वहां से अपने कमरे की ओर तैयारी करने के लिए चली गई। वहीं गुनगुन ने तीनों की रजामंदी मिल चुकी थी यह देख लिया था। यह देखकर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ चुकी थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करने लगी तो वहीं हॉल में शिवांग ने भी दीवार की ओट में छिपी गुनगुन को देख लिया था। वह समझ चुका था कि ज़रूर गुनगुन कुछ तो प्लान कर रही है, इसलिए वो भी वहाँ से गार्डन की तरफ चला गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन किया। दूसरी ओर से रिंग गई और कॉल रिसीव हुआ तो शिवांग बोला, काम हो गया, मुझे अब ये बताओ कि गुनगुन अभी किससे बात कर रही है? तो दूसरी ओर से आवाज़ आई। वह आवाज़ बोली, सर गुनगुन तो बहुत चालाक लड़की है, ये अपनी बुआ से टच में है और मैंने इसकी बुआ के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो वो किसी करीम भाई से बात कर रही है। साथ ही में उन्होंने करीम भाई को 1 लाख रुपए भी दिए हैं। मुझे तो लग रहा है ज़रूर कुछ गड़बड़ है। शिवांग ने जैसे ही यह सुना तो उसके दिमाग की घंटी बज गई। शिवांग बोला, तुम उसकी हर एक चाल पर नज़र रखो और हाँ, मुझे पल पल की खबर देते रहना। दूसरी ओर से आवाज़ आई, ठीक है सर, मैं आपकी बात का पूरी तरीके से ध्यान रखूँगा। इतना कहते ही शिवांग ने फ़ोन कट कर दिया और शिवांग खुद से ही बोला। शिवांग बोला, इसका मतलब अथर्व भाई और रुद्रांशी भाभी को मंदिर ले जाने के पीछे इस गुनगुन का ज़रूर कोई प्लान काम कर रहा है। मुझे इस गुनगुन को कैसे भी करके रोकना होगा। शिवांग ने फिर किसी को फ़ोन किया और दूसरी तरफ से कुछ ज़रूरी बात बताई। जैसे ही उसका फ़ोन कॉल कट हुआ तो वह भी कुछ ही देर में गुनगुन, रुद्रांशी और अथर्व के पीछे चुपके चुपके मंदिर वाले रास्ते के लिए निकल गया।
गुनगुन इस बात से खुश थी कि अब शिवांग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक वो समझेगा तब तक गुनगुन अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि शिवांग उससे 2 कदम आगे चल रहा है, साथ ही में अपने पीछे आ रही गुनगुन के हर एक कदम पर नजर रख रहा है। इस समय अथर्व, रुद्रांशी गुनगुन की गाड़ी सर पर दौड़ रही थी, तो वहीं पीछे से शिवांग की गाड़ी भी उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। थोड़ी ही देर में वह तीनों मंदिर पहुंचे। तभी रुद्रांशी और अथर्व मंदिर जाने के लिए आगे बढ़े कि गुनगुन ने गिरने का नाटक किया और फिर जोर से करहाते हुए बोली। गुनगुन बोली, मेरा पैर। जैसे ही रुद्रांशी ने यह सुना तो रुद्रांशी दौड़कर गुनगुन के पास आई और बोली। रुद्रांशी बोली, क्या हुआ दी आपके पैरों को? गुनगुन बोली, मेरा ध्यान नहीं रहा और पत्थर से मेरा पैर मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लगता है मुझसे चला भी नहीं जाएगा। तभी रुद्रांशी बोली, ऐसे कैसे नहीं चला जाएगा दी, आप कोशिश करिए ना। गुनगुन बनावटी उदासी भरी सूरत लेकर रुद्रांशी और अथर्व की ओर देखकर बोली। गुनगुन बोली, मुझे नहीं लगता कि मैं चल पाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम लोग पूजा कराओ, शायद मेरे नसीब में ही नहीं कि मैं भगवान के मंदिर तक जाकर भगवान के दर्शन कर पाऊं। जैसे ही गुनगुन ने यह कहा तो रुद्रांशी बेचैनी भरी भाव से अथर्व की ओर देखने लगी। अथर्व ने हाँ में सर हिलाया और गुनगुन को एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया। अथर्व की नज़दीकियाँ इस प्रकार गुनगुन को मदहोश कर रही थी कि उसने झट से अथर्व को गले लगा लिया। लेकिन इस समय उसका अथर्व को यूं गले लगाना अथर्व को अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था, क्योंकि वह रुद्रांशी के अलावा किसी और लड़की को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर मजबूरी थी, तो वहीं गुनगुन उसकी मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठा रही थी। इस बात का अंदाज़ा अथर्व को नहीं हो रहा था, क्योंकि वह गुनगुन को रुद्रांशी की बहन की नज़र से देख रहा था। लेकिन गुनगुन तो अथर्व को कुछ और ही नज़र से देख रही थी। वह अथर्व से इस तरीके से चिपकी हुई थी मानो वह अथर्व की सारी खुशबू को अपने अंदर ही समेट लेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गुनगुन ने क्या मोच लगने का नाटक किया है या फिर सच में उसके पाँव में लगी है मोच। तो वहीं क्या अथर्व समझ पाएगा गुनगुन के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।